नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी के पहले चैप्टर जय प्रक्रम के पोषण वाले भाग से संबंधित टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, जय प्रक्रम के पोषण वाले भाग से संबंधित यह हमारा पार्ट 3 वाला वीडियो है, जिसमें हमने टोटल 80 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल किया है। इसके पहले मैंने इसी चैप्टर से संबंधित जय प्रक्रम के पोषण वाले भाग से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो बना चुका है। अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से आप सभी उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 160 से आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर 161 नंबर के सवाल में पूछा गया है, जय प्रक्रम से क्या तात्पर्य है। आप सभी को बताना है कि जय प्रक्रम से क्या तात्पर्य होता है। जय प्रक्रम का जो तात्पर्य है वो किससे है, यही आपको बताना है। आपके ऑप्शन है भोजन बनाने की प्रक्रिया से, जीवों की ऊर्जा हानि से, जीवों में जीवन संबंधी आवश्यक क्रियाओं से, या फिर केवल श्वसन से। इन चारों में कौन सा सही ऑप्शन होगा आप सभी बताइए। 161 का सही आंसर आप सभी बताइए। तो दोस्तों, 161 का जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवों में जीवन संबंधी आवश्यक क्रियाओं से। जय प्रक्रम का जो तात्पर्य है वो है जीवों में जीवन संबंधी आवश्यक क्रियाओं से। दोस्तों, जो भी जीव सजीव होते हैं, सजीव के अंतर्गत कुल जितने भी जीव आते हैं उनके अंदर दोस्तों जीवन से जुड़ी हुई आवश्यक क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे कि पोषण की क्रिया, पाचन तंत्र की क्रिया, श्वसन की क्रिया, परिवहन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, और साथ ही दोस्तों उनके अंदर क्षमता होती है। क्षमता किसकी होती है? तो दोस्तों क्षमता होती है बोलने की, क्षमता होती है अपना स्थान बदलने की, क्षमता होती है प्रजनन करने की, क्षमता होती है दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की, क्षमता होती है अपने शिकार को या भोजन को पकड़कर खाने की। बात आया समझ में? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम उन क्रियाओं की बात कर रहे हैं जो कि स्वतः ही होता है। अगर जीव ना भी करे तो भी वो क्रिया होगा। तो दोस्तों वो क्रिया कौन कौन है? तो वो क्रिया है पाचन तंत्र वाला, यानी कि भोजन का पाचन होना, ठीक है। भोजन का जो पाचन है वो स्वतः होता है। बात आया समझ में? अगर कोई जीव भोजन को प्राप्त कर लेता है तो दोस्तों उसके पेट में भोजन की क्रिया स्वतः ही क्या होती है? संपादित तो होती रहती है। बात आया समझ में? उसके पेट में भोजन का जो पाचन है वो स्वतः ही होता है। अगर जीव दोस्तों ना भी करना चाहे तो ये जीव के हाथ में नहीं होता। तो यहाँ पर जय प्रक्रम का जो तात्पर्य है वो दोस्तों किससे हो जाएगा? वो हो जाएगा जीवन को संचालित करने वाली क्रियाओं से। तो दोस्तों जीवन को संचालित करने वाली जो क्रियाएं हैं मुख्य रूप से वो कौन है? तो वो है दोस्तों पाचन क्रिया, उसके बाद श्वसन क्रिया, उसके बाद परिवहन क्रिया, उसके बाद उत्सर्जन क्रिया। बात आया समझ में? अब यहाँ पर जो प्रजनन की क्षमता है, बोलने की जो क्षमता है, स्थान परिवर्तन करने की जो क्षमता है वो डिपेंड करता है जीव के इच्छा पर। बात आया समझ में? वो डिपेंड करता है किस पर? तो ये डिपेंड करता है जीव की इच्छा पर। लेकिन बाबू जो पोषण की क्रिया है, जो श्वसन क्रिया है, और जो परिवहन की क्रिया है, और साथ ही जो उत्सर्जन की क्रिया है वो बिल्कुल भी जीव की इच्छा पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हर एक जीव को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अगर जीव ना चाहे भी कि हम भोजन ना करें तो भी उसे भोजन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना भोजन के किसी को भी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। बात है समझ में? अगर हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त कराना है तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भोजन को प्राप्त करना पड़ेगा। चाहे आप भोजन प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करें या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन भोजन को प्राप्त करना ही होगा अगर कोई जीव सजीव है तो दोस्तों यहाँ पर जय प्रक्रम का जो तात्पर्य है वो जीवों में होने वाले जीवन संबंधी क्रियाओं से है। बात आया समझ में?
कौन कौन क्रियाओं से है मैंने आप लोगों को बता चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर 161 का जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों का निर्माण किससे होता है? बताइए, रसों से, कोशिकाओं के समूह से, गैसों से या नाड़ियों से? तो दोस्तों कोशिकाओं के समूह से ही शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों का निर्माण होता है। तो 162 का जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, कोशिकाओं के समूह से ही। दोस्तों कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है? कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनता है, ऊतकों के समूह से अंग बनता है और अंगों की सहायता से एक शरीर बनता है। बात आया समझ में? इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है 163 नंबर में, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? बताइए तो पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पोषण की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि जीव अपने शरीर में ऊर्जा को प्राप्त कर सके। जीवों को काम करने के लिए, क्रिया करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति हो सके, इसलिए जीव क्या करते हैं? जीव पोषण को प्राप्त करते हैं। बात आया समझ में? तो 163 का सही आंसर होगा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर कोई सजीव प्राणी पोषण को प्राप्त नहीं करता है, भोजन नहीं करता है, तो वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसके शरीर में होने वाली जो गतिविधियां हैं, उसके शरीर में होने वाली जो शौचलित प्रक्रिया है वो सभी रुक जाएंगे, वो स्थगित हो जाएंगे। बात आया समझ में? हमारे शरीर में उत्सर्जन की क्रिया हो रही है, हमारे शरीर में परिवहन की क्रिया हो रही है, हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया हो रही है, तो किसके बल पर? तो दोस्तों ये सारे के सारी क्रियाएं हो रही हैं भोजन के बल पर। भोजन से क्या मिला? भोजन से ऊर्जा मिला। ठीक है, तो ऊर्जा के कारण ही ये सारी क्रियाएं संचालित हो रही हैं। अगर दोस्तों शरीर की सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, सारी की सारी ऊर्जा हमारे शरीर की खत्म हो जाएगी, या फिर किसी जीव के शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जीव मर जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बचेगी। अब बिना ऊर्जा के कोई भी सजीव प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। बात आया समझ में? चाहे वो कोई भी सजीव प्राणी क्यों ना हो, चाहे वो सूक्ष्म हो या फिर विशाल हो, बिना ऊर्जा के, बिना भोजन के वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता है। बात आया समझ में? वो 5 दिन के बाद मरे, 10 दिन के बाद मरे, 1 महीना के बाद मरे, लेकिन मरेगा। बिना भोजन के कोई भी सजीव प्राणी अपना जीवन ज़्यादा लंबा समय तक यापन नहीं कर सकता है। बात आया समझ में? चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है 164 नंबर में, श्वसन के दौरान कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि श्वसन के दौरान हमेशा और हमेशा ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है, और यह गैस सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो जीव पादप जगत के हो, चाहे वो जंतु जगत के हो। जंतु जगत में आने वाले जितने भी जीव हैं और पादप जगत में आने वाले जितने भी पेड़ पौधे और वृक्ष हैं, सभी को दोस्तों श्वसन क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सभी को श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस की ही आवश्यकता पड़ती है। इसलिए 164 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बाबू। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरल वे एककोशिकीय जीवों में विशेष अंगों का अभाव क्यों होता है? जो जीव एककोशिकीय होते हैं उन जीवों में विशेष अंगों का अभाव क्यों होता है? उन जीवों में किसी क्रिया के लिए विशिष्ट अंग क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि एककोशिकीय जो जीव होते हैं उनका शरीर वातावरण के संपर्क में रहता है, पर्यावरण के संपर्क में रहता है, इसलिए एककोशिकीय जीवों में कोई विशेष अंग नहीं होता, ना उत्सर्जन के लिए और ना ही भोजन का ग्रहण करने के लिए। बात आया समझ में? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि अमीबा, अमीबा का पूरा जो शरीर है वो रहता है दोस्तों वातावरण के संपर्क में, यानी कि पर्यावरण के संपर्क में। अमीबा अपने सतह के किसी भी क्षेत्र से दोस्तों जो अमीबा है
वो अपने शरीर के किसी भी सतह से क्या कर सकता है, भोजन को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा शरीर किसके संपर्क में रहता है, तो वातावरण के संपर्क में रहता है। अमीबा में भोजन को ग्रहण करने के लिए कोई खास अंग नहीं होते। जिस तरीके से हमारे शरीर में मुख होता है वैसा मुख बिल्कुल भी अमीबा में नहीं होता। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे शरीर में उत्सर्जन क्रिया के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के लिए उत्सर्जन मार्ग होते हैं, वैसा बिल्कुल भी अमीबा में नहीं होता, या फिर कह सकते हैं कि एककोशिकीय जीव में नहीं होता। हाँ, बहुत से ऐसे एककोशिकीय जीव हैं जिनके अंगों में विशिष्ट अंग होते हैं। खाने के लिए निश्चित मुख होता है और उत्सर्जन के लिए निश्चित बाबू एक अंग होता है। लेकिन बहुत से ऐसे भी एककोशिकीय जीव हैं जिनके शरीर में कोई भी विशिष्ट अंग नहीं होता, जिसमें दोस्तों आपका एक है अमीबा। बात आया समझ में? तो किसके कारण नहीं होता है, तो याद रखेंगे उनका शरीर सीधे पर्यावरण के संपर्क में होता है। इसी कारण दोस्तों इनके शरीर में कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में मुख्य अंतर क्या होता है, बताइए, जल्दी बताएंगे फटाफट। सजीव और निर्जीव वस्तुओं में मुख्य अंतर क्या होता है, तो आणविक गति। जो आणविक गति एक सजीव प्राणी में देखने को मिलता है वैसा आणविक गति बिल्कुल भी एक निर्जीव वस्तु में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कोई भी निर्जीव वस्तु लीजिएगा तो बाबू उसके शरीर में अगर आप देखोगे या उसके सतह के अंदर आप देखोगे तो कोई भी आणविक गति आपको दिखाई नहीं देगा। ये जो आणविक गति है वो आपको कहाँ पर दिखाई देगा, तो सजीवों के शरीर में, जो जीवित जीव हैं उनके शरीर में ही दिखाई देगा। तो बाबू आणविक गति के आधार पर सजीव को निर्जीव से अलग किया जाता है, अर्थात सजीव और निर्जीव में अंतर किया जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। साथ ही सजीवों की जो आणविक संरचना होती है, सजीवों में अणुओं की जो संरचना होती है वो दोस्तों बहुत ही अद्वितीय होती है। यानी कि जैसी संरचना सजीवों में अणुओं की होती है वैसी संरचना आपको किसी भी निर्जीव पदार्थों में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस आधार पर भी जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं कि सजीव को निर्जीव से अलग करते हैं, अर्थात उसमें अंतर करते हैं। बात आया समझ में? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, वायरस को कब सजीव माना जाता है? दोस्तों वायरस को तभी सजीव माना जाएगा जब वो किसी जीवित कोशिका को संक्रमित कर दे। जब भी कोई वायरस किसी जीवित कोशिका को संक्रमित कर देता है तो वह वायरस क्या माना जाएगा, वो वायरस सजीव माना जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 168 नंबर के सवाल में, वह पदार्थ जिसमें जीवन के सारे गुण उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाता है, बताइए। वह पदार्थ जिसमें जीवन के सारे गुण उपस्थित होते हैं वह क्या कहलाता है, तो जीव द्रव्य। क्या कहलाता है बाबू, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में ही जीवन के सारे गुण उपस्थित होते हैं। ये जो जीव द्रव्य है ये बाबू किन से मिलकर बना होता है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक से। ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के मिलने से ही जीव द्रव्य का निर्माण होता है। तो आप सभी याद रखेंगे 168 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, जय प्रक्रम क्या है? तो दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया, जय प्रक्रम जीवों के शरीर में होने वाली एक अनुरक्षण क्रिया है, जिससे कि शरीर में, सजीवों के शरीर में जो अनुरक्षण की क्रियाएं होती हैं वो स्वतः होती रहती है। बताया समझ में? सजीवों में अनुरक्षण की जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं बाबू जय प्रक्रम कहलाता है। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो जय प्रक्रम है वो क्या है, वो दोस्तों जीवों में चलने वाले सभी आवश्यक जीवन की क्रिया है। ठीक है, जैव प्रक्रम जीवों के शरीर में चलने वाली सभी आवश्यक जीवन क्रियाएं हैं। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर कोई सजीव प्राणी मर जाता है अर्थात निर्जीव हो जाता है तो उसके अंदर जैव प्रक्रम से संबंधित कोई भी क्रिया आपको देखने को नहीं मिलेगा। ना उसके अंदर आप लोगों को दोस्तों
न ही उसके अंदर आप लोगों को श्वसन की क्रिया देखने को मिलेगा, न ही परिवहन की क्रिया देखने को मिलेगा, न ही दोस्तों हृदय का धड़कना देखने को मिलेगा, न ही उसके अंदर उत्सर्जन की क्रिया देखने को मिलेगा। बात आया समझ में? जो मुख्य क्रियाएं हैं वे क्रियाएं बिल्कुल भी एक निर्जीव जीव के अंदर नहीं होती और न ही कोई बाबू नया कोशिका निर्मित आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कोई जीव मर जाता है तो उसके अंदर किसी भी नए कोशिका का निर्माण नहीं होता है, नए जीव द्रव्य का निर्माण नहीं होता है, जिस प्रकार से एक सजीव प्राणी के शरीर में जीव द्रव्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, आइए 170 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, कहा गया है पोषण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों पोषण की प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऊर्जा को प्राप्त करना। ठीक है, शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति कराना। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा संचय, शरीर की मरम्मत ये भी हो जाएगा। ठीक है, जब आप अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं और उस भोजन से आपके शरीर को जो पोषक तत्व मिलता है तो ये पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके शरीर की मरम्मत करते हैं। अगर आपके शरीर का कोई भाग कट गया है, छट गया है, कहीं पर आपका शरीर अगर बाबू ध्वस्त हो चुका है, कहीं पर अगर आपके शरीर को हानि पहुंचा है तो वहां पर क्या करता है, वहां पर वो उसकी रक्षा करता है, उस अंग को उस स्थान को भरने का काम करता है। बात आया समझ में? तो ऊर्जा संचय शरीर की मरम्मत यानी कि शरीर को मजबूत बनाने में काम करता है। कौन? तो भोजन से प्राप्त होने वाला पोषक तत्व। अगला है जीव द्रव्य निर्माण, यानी कि नए नए जीव द्रव्य का निर्माण होता है। भोजन से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों की सहायता से बाबू हमारे शरीर में नए जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जिसके कारण हमारा शरीर विकसित होता है, हमारे शरीर में वृद्धि होती है, हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा बदलाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये तीनों हो जाएगा। क्या होगा? ये तीनों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी याद रखेंगे बाबू। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 171 है ना, 171 नंबर के सवाल में कहा गया है जीवन संबंधी उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए क्या आवश्यक होता है। उपापचयी क्रिया समझ रहे हैं आप लोग? उपापचयी क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो पाचन तंत्र से शुरू होकर उत्सर्जन तंत्र तक चलती है। ठीक है, पाचन तंत्र से शुरू होकर कहाँ तक चलती है? तो उत्सर्जन तंत्र तक। पाचन तंत्र से शुरू होने वाले उत्सर्जन तंत्र तक की क्रियाओं को उपापचयी क्रिया कहा जाता है। क्या मैंने बताया? मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, पाचन तंत्र से शुरू होने वाले उत्सर्जन तंत्र तक चलने वाली क्रियाओं को उपापचयी क्रिया कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है जीवन संबंधी उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए क्या आवश्यक है? तो ऊर्जा। क्या आवश्यक है? ऊर्जा। बिना ऊर्जा के बिल्कुल भी उपापचयी क्रिया नहीं हो सकती है, श्वसन की क्रिया नहीं हो सकती है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन नहीं हो सकता है बिना ऊर्जा के। बात है समझ में? हमारे शरीर में रक्त का संचार नहीं हो सकता है, हमारे शरीर में जो भी ग्रंथियां हैं वो बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर सकती है, हमारे शरीर में उपस्थित जो भी एंजाइम्स है वो अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, हमारे शरीर में जो उत्सर्जन की क्रिया है वो भी अच्छे से नहीं हो सकती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऊर्जा। 171 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। 172 नंबर सवाल में कहा गया है वह तत्व जो भोजन में होते हैं और जीव के विकास में सहायता करते हैं क्या कहलाता है? बताइए। वह तत्व जो भोजन में होते हैं, भोजन में भी होता है और जीव के विकास में, जीव के वृद्धि में सहायता करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 172 का पोषक तत्व। क्या होगा? पोषक तत्व। पोषक तत्व कहते हैं क्योंकि जीवों में बाबू अगर कोई शारीरिक वृद्धि होती है तो पोषक तत्व के कारण ही होती है। अगर सजीव प्राणियों के शरीर में विकास होता है तो किसके कारण होता है? पोषक तत्वों के कारण होता है, क्योंकि पोषक तत्वों से हमारा शरीर काफ़ी मजबूत बनता है, हमारा शरीर रोगों से बचता है और हमारे शरीर में जो क्रियाएँ होती हैं वो बहुत ही अच्छे से संचालित होती है, ताकि हमारा शरीर बिल्कुल भी बाबू रोगों के प्रभाव में ग्रसित ना हो सके। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 173 नंबर में, इसमें कहा गया है वह जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है
क्या कहलाता है बाबू? आप सभी को पता है कि जो भी जीव, जो भी प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, स्वयं संश्लेषित करता है, उसे कहा जाता है स्वपोषी प्राणी। क्या कहा जाता है? स्वपोषी प्राणी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे कि हमारे प्रकृति के पेड़ पौधे हैं, हमारे प्रकृति के जो पेड़ पौधे हैं, पादप जगत में आने वाले कुल जितने भी वृक्ष हैं, ये सभी के सभी वृक्ष क्या करते हैं? ये सभी के सभी वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अपना भोजन स्वयं से तैयार करते हैं। कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो बिल्कुल भी अपना भोजन स्वयं से तैयार नहीं करते, इसीलिए उन वृक्षों को, उन पौधों को परजीवी पौधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परजीवी पौधा। बात आया समझ में? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। यहाँ पर अगला यहाँ पर प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक उपस्थित होता है? बताइए बताइए। तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक उपस्थित होता है? जिस प्रकार से दोस्तों हमारे शरीर के रक्त के लाल रक्त कणिकाओं में हेमोग्लोबिन वाला वर्णक उपस्थित होता है, ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों पेड़ पौधों के पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक उपस्थित होता है? आपको उस वर्णक का नाम बताना है। तो सही आंसर होगा क्लोरोफिल। कौन सा वर्णक? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यही सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। सूर्य से निकलने वाली प्रकाशीय किरणों को अवशोषित कौन करता है? तो पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल। बताया समझ में? अगला प्रश्न है 175 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से कच्चे पदार्थ उपयोग में आते हैं? तो कच्चे पदार्थ यानी कि बाबू भोजन बनाने के लिए जिन चीज़ों को पौधे इस्तेमाल करते हैं भोजन बनाने के लिए, ठीक है, भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने से पहले पौधे जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को ही कहा जाता है कच्चा माल। तो आप बताइए, तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कच्चे पदार्थ उपयोग में आते हैं वो कौन कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भी कच्चे पदार्थ उपयोग में पौधों के द्वारा लिए जाते हैं उन कच्चे पदार्थों का नाम क्या है? बताइए, उन कच्चे पदार्थों का नाम बताइए। तो जानते हैं क्या होगा? देखिए बाबू, पहले जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ठीक है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। उसके बाद समझिए, उसके बाद वो दोस्तों क्या प्राप्त करते हैं? जल। ये दूगो हो गया बाबू कच्चा पदार्थ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। अब इससे आगे नहीं है, इससे आगे और क्या है? तो इससे आगे है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ये चार पदार्थ, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा सूर्य का प्रकाश, चौथा क्लोरोफिल। ये चार कच्चे पदार्थ है। ये चार कच्चे पदार्थ जब एक पेड़ को मिल जाता है तो वो पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित कर पाने में सक्षम हो पाता है। तो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, परपोषण किस में पाया जाता है? बताइए। हरे पौधे में? बिल्कुल भी नहीं। जल जीव में? जल जीव में पाया जाता है परपोषण? बताइए तो जल जीव में परपोषण किस में पाया जाता है? आपसे यही पूछा गया है। तो देखिए 176 का सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों जंतु और कवक। इसी में बाबू पाया जाता है क्या? तो इसी में परपोषण पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर शैवाल, हरे पौधे, जल जीव, यहाँ पर जल जीव। जल जीव को जानते हैं कौन सा यहाँ पर बात किया जा रहा है? जो पेड़ पौधे पानी में उगते हैं उसकी बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। जो पेड़ पौधे पानी में उगते हैं वो भी अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो जंतु और कवक को ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा? जंतु और कवक को, ठीक है। जंतु और कवक परपोषण के अंतर्गत आते हैं, परपोषण प्राणी के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। परपोषण का मतलब ये हुआ जो दूसरों के भोजन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसी को परपोषण कहा जाता है। जो भी प्राणी दूसरों के पोषण पर, दूसरे प्राणी के पोषण पर आश्रित रहते हैं उन्हीं प्राणियों को कहा जाता है परपोषण। बताया समझ में? जैसे कि हम बात करें दोस्तों, जैसे कि लीख है ना, जिसको जुआ बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे बाल में उपस्थित जो जुआ है वो कैसे जीवित है? हमारे शरीर का खून पीते हैं। हमारे मस्तिष्क में बाबू वो क्या करते हैं कि हमारे मस्तिष्क से रक्त का ग्रहण करते हैं और उसी से वो जीवित रहते हैं, ठीक है। परपोषी, ठीक है, जो पोषण प्राप्त करता है ना उसको परपोषी कहते हैं। आज जिससे देखिए जो परपोषण बाबू, जो पोषण प्राप्त करता है, जो भोजन प्राप्त कराता है उसको परपोषी कहा जाता है। और जो भोजन प्राप्त करता है
जो भोजन लेता है ग्रहण करने के लिए उसको दोस्तों कहा जाता है पोषी। बताया समझ में? आप इसको ऐसे समझना ना, देखो परपोषण है ना, परपोषण, तो दोस्तों परपोषण में आने वाले कुल जितने भी जीव होंगे, जितने भी प्राणी होंगे, वो क्या करेंगे कि वो उसके शरीर में रहेंगे जिसके शरीर से उसको पोषण प्राप्त हो रहा है। ठीक है, वो उसके सतह पर रहेंगे जिस सतह से उसे भोजन प्राप्त हो रहा है। इसीलिए बाबू इन्हें कहा जाता है परपोषण जीव। किनको कहेंगे? तो जंतु और कवक को। ठीक है, कवक और जंतु ये दोनों क्या कहलाएंगे? परपोषण जीव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए तो अगला प्रश्न क्या है, इसमें कहा गया है हेट्रोट्रॉप शब्द की उत्पत्ति किन दो ग्रीक शब्दों से हुई है? बताइए, हेट्रोट्रॉप शब्द की उत्पत्ति किन दो ग्रीक शब्दों से हुई है? तो हेट्रो और ट्रॉप से। किससे? हेट्रो और ट्रॉप से। 177 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी याद रखेंगे, हेट्रो और ट्रॉप के मिलने से ही हेट्रोट्रॉप शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, वह जीव जो भोजन के लिए अन्न पर निर्भर होता है क्या कहलाता है? बताइए तो, जो जीव भोजन के लिए किसी अन्न पर निर्भर होता है उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर 178 का हो जाएगा दोस्तों, हेट्रोट्रॉप। क्या होगा? हेट्रोट्रॉप, यानी कि परपोषी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 179 नंबर के सवाल में, जीव अपने जीवन काल में भोजन क्यों करता है? बताइए, जीव अपने जीवन काल में भोजन क्यों करता है? ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अपने शरीर की रक्षा के लिए, अपने शारीरिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए भोजन को प्राप्त करता है। तो सही आंसर होगा ऊर्जा और मरम्मत के लिए। किसके लिए? ऊर्जा और मरम्मत के लिए। तो 179 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वपोषण क्रिया मुख्यतः किस जीव समूह में पाई जाती है? बताइए, स्वपोषण क्रिया मुख्यतः किस जीव समूह में पाई जाती है? तो हरे पौधे में। किस में? हरे पौधे में, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, उन्हीं में दोस्तों स्वपोषण की क्रिया पाई जाती है। क्योंकि ये जीव, ये दोस्तों जो जीव होते हैं, ये जो प्राणी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, किसी दूसरे के भोजन पर आश्रित नहीं रहते। बताया समझ में? अगला प्रश्न पर आते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वपोषण और परपोषण में मुख्य अंतर है। स्वपोषण और परपोषण में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, जो भी जीव, जो भी प्राणी स्वपोषण वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं? अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। बताया समझ में? अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या होगा? अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक में निर्माण, अब फिर उसके बाद जटिल पदार्थों का अपघटन, उसके बाद फिर जटिल पदार्थों का अपघटन होता है। जो परपोषण जीव होते हैं ना, परपोषी जीव होते हैं, जो परपोषी जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि जटिल पदार्थों का अपघटन करते हैं। ठीक है, जो पदार्थ जटिल होते हैं उन पदार्थों का अपघटन करते हैं। कौन? तो परपोषी जीव, ना कि स्वपोषी जीव। ठीक है, स्वपोषी का बाबू जो पोषण होता है वो कहलाता है स्वपोषण। स्वपोषी जीवों द्वारा प्राप्त पोषण कहलाता है स्वपोषण, और परपोषी जीवों द्वारा प्राप्त पोषण कहलाता है परपोषण। तो हम बात करें यहाँ पर स्वपोषी जीवों का, तो जो भी जीव स्वपोषी होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बाबू अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों के रूप में बदलते हैं, और जो परपोषी जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि जटिल पदार्थों को सरल अवयवों में बदल कर रख देते हैं। ठीक है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों के रूप में बदल देते हैं। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मृतजीवी पोषण में जीव भोजन कैसे प्राप्त करता है? जो जीव मर जाते हैं, ठीक है, जो जीव मर जाते हैं उसी को कहा जाता है मृतजीवी। ठीक है, मृतजीवी पोषण में जीव भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो दोस्तों मरे हुए जीवों से। जो जीव मर जाते हैं वहाँ से जो जीव पोषण प्राप्त करते हैं उनका पोषण मृतजीवी पोषण कहलाता है। बताया समझ में? तो यहाँ पर सही आंसर होगा मृत पदार्थों से अवशोषण द्वारा। मृत पदार्थों से अवशोषण द्वारा क्या करते हैं? जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दोस्तों जो भी जीव अपना पोषण मरे हुए पदार्थों से प्राप्त करते हैं तो उन जीवों को कहा जाता है मृतजीवी जीव, और उनके पोषण को कहा जाएगा मृतजीवी पोषण। बताया समझ में?
तो 182 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मृतजीवी पोषण करता है? अमरबेल, मेढक, मशरूम या शैवाल? तो सही आंसर होगा मशरूम। 183 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, मशरूम। मशरूम क्या करता है? मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, मरे हुए जीवों के शरीर से अपने भोजन को प्राप्त करता है, ठीक है, अपना पोषण पूरा करता है, इसलिए 183 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। मशरूम दोस्तों क्या करता है कि मरे हुए जीव के सतह पर एक लार छोड़ता है, ठीक है, एक बाबू लार छोड़ता है, लार एक चिपचिपा एक द्रवीय पदार्थ छोड़ता है। ये द्रवीय पदार्थ क्या करते हैं कि उस जीव के सतह को गला देते हैं और गलाकर छोटे छोटे कणों में विघटित कर देते हैं, और फिर ये जो छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या होते हैं कि उस द्रव में घुल जाते हैं, और फिर उस द्रव को क्या करता है कि जो कवक होता है वो अवशोषित कर लेता है अर्थात ग्रहण कर लेता है। तो दोस्तों इस माध्यम से कवक को पोषण की प्राप्ति होती है। बताया समझ में? अगला प्रश्न है, सैप्रोफाइट शब्द में सैप्रो का अर्थ क्या है? बताइए, सैप्रोफाइट शब्द में सैप्रो का अर्थ क्या होता है? हरित, मृत, अवशोषण या पोषण? तो राइट आंसर 184 का हो जाएगा दोस्तों, अवशोषण, ठीक है। सैप्रोफाइट शब्द में सैप्रो का शाब्दिक अर्थ अवशोषण होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में बता रहा है आप लोगों को? सैप्रोफाइट शब्द में सैप्रो का अर्थ होता है अवशोषण, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए फटाफट बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है बाबू? अगला प्रश्न है, मृतजीवी को प्रकृति में क्यों आवश्यक माना जाता है? मृतजीवी को प्रकृति में इसलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह जो बाबू पदार्थ होता है, जो मृतजीवी पदार्थ होता है, यह क्या करता है कि मरने के बावजूद भी अर्थात जो मृतजीवी पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं कि जीवों को भोजन उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। मरे हुए जीवों का जो शरीर होता है वो दोस्तों किसी दूसरे जीव के लिए भोजन का साधन होता है। क्या होता है? भोजन का साधन। भोजन का साधन उपलब्ध कराता है मरे हुए जीवों का शरीर। तो इसलिए दोस्तों मृतजीवी को प्रकृति में आवश्यक माना जाता है। बताया समझ में? मृत पदार्थों का विघटन करके पोषक तत्व पुनः मिट्टी में लौटाने हेतु। यहाँ पर मृतजीवी है ना, तो मृतजीवी उसको कहेंगे जो मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हीं को मृतजीवी कहेंगे। तो जो भी बाबू मृतजीवी प्राणी होते हैं, अगर मैंने गलती से कुछ गलत बता दिया है तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। देखिए मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ, मृतजीवी वैसे प्राणी को कहेंगे जो प्राणी मृत जीवों के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जो भी प्राणी बाबू मृत जीवों के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें ही मृतजीवी प्राणी कहा जाता है। तो दोस्तों जो भी मृतजीवी प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी जीव मर जाते हैं तो उनके शरीर को गलाकर वो अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं और फिर उस शरीर को नष्ट कर देते हैं। बात है समझ में? उसके जो अंग होते हैं, मरे हुए शरीर का जो अंग होता है वो पुनः से क्या होता है? मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। अब बाकी का पूरा शरीर दोस्तों क्या होता है? पूरा का पूरा शरीर मृतजीवी पशुओं के द्वारा या जीवों के द्वारा खा लिया जाता है, और इससे हमारी जो सृष्टि होती है वो बाबू संतुलित रहती है, ठीक है। देख सकते हैं, मृत पदार्थों का विघटन करके पोषक तत्व पुनः मिट्टी में लौटाने हेतु, ठीक है। मरे हुए अगर प्राणी मिट्टी में दब जाते हैं या पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां मिट्टी में दब जाते हैं तो दबकर ह्यूमस बनाते हैं, और यही ह्यूमस मिट्टी के लिए पोषक तत्व प्राप्त करता है। बताया समझ में? जिससे मिट्टी की उर्वरता हमेशा बनी रहती है, ठीक। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। कहा गया है 186 नंबर के सवाल में, जो जीव अपने पोषण के लिए जीवित प्राणी के शरीर पर आश्रित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? बताइए। जीवित प्राणी ना कि मृत प्राणी। जो जीव अपने पोषण के लिए जीवित प्राणी के शरीर पर आश्रित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो परजीवी। क्या कहलाते हैं? परजीवी। जैसे कि मच्छर भी क्या करता है? आपके शरीर पर पहले बैठता है, और बैठ कर क्या करता है? बैठ कर दोस्तों वो अपना पोषक तत्व प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है आपके रक्त के द्वारा। बताया समझ में? तो 186 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी, ठीक है। इसी प्रकार से जुआ, आपके बालों में जो जुए होते हैं, सर के बालों में जो जुए होते हैं, वो भी आपके शरीर में रहकर ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इन जीवों को कहा जाएगा परजीवी जीव। बताया समझ में? अब हम बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है, परजीवी पोषण में पोषी किसे कहते हैं?
परजीवी पोषण में पोषी किसे कहते हैं? तो पोषी उसे कहा जाता है जहां से परजीवियों को भोजन की प्राप्ति होती है। जहां से परजीवी जीव को भोजन की प्राप्ति होती है उसी को पोषी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपके शरीर से जीवों को पोषण की प्राप्ति हो रही है, आपके शरीर से मच्छरों को भोजन की प्राप्ति हो रही है, आपके शरीर से ही आपके शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया को पोषण की प्राप्ति हो रही है, तो आप कहलाइएगा उन जीवों के लिए पोषी, और जो जीव हैं वो कहलाएंगे परजीवी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। पोषी किसे कहते हैं? वह जिनसे परजीवी भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी जिससे से भोजन प्राप्त करते हैं उसी को कहा जाता है पोषी। तो आप बाबू बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है? जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ आप लोग समझना। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, अमर बेल किस प्रकार का पोषण करती है? अमर बेल एक पौधा है और आपको बताना है कि यह जो पौधा है वो किस प्रकार का पोषण प्राप्त करता है? तो परजीवी। बताया समझ में? परजीवी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आप लोग समझ के रखिएगा, ठीक है? 188 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा जी? तो ऑप्शन नंबर डी। अब हम बताते हैं क्यों परजीवी होगा। बाबू, अमर बेल एक पौधा है। आपने अभी जाना कि पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरे के भोजन पर आश्रित नहीं रहते हैं। लेकिन दोस्तों, पौधे में बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अपना भोजन स्वयं से तैयार नहीं करते हैं। उन्हीं पौधों में से एक पौधा है अमर बेल, जो कि बेल की तरह होता है। बात है समझ में? दूसरे पौधों से बाबू यह लिपटा हुआ रहता है लता की तरह, ठीक है? इसमें लता होता है, अमर बेल में लता होता है, बेल होता है, और यह दूसरे पौधे से, दूसरे पेड़ से, दूसरे बाबू लताओं में जाकर वो क्या होता है? वो लिपटा रहता है और उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है। अपने लताओं के माध्यम से, अपने लता के माध्यम से पोषण को प्राप्त करता है। इसलिए अमर बेल को कहा जाता है परजीवी पोषण, ना कि स्वपोषण। बताया समझ में? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, होलोजाइक पोषण में भोजन कैसे ग्रहण किया जाता है? होलोजाइक पोषण में भोजन कैसे ग्रहण किया जाता है आपको यही बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? देखिए, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 189 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठोस या तरल रूप में ग्रहण कर पचाया जाता है। ठोस या तरल रूप में ग्रहण करके भोजन को पचाया जाता है। किस पोषण में? तो होलोजोइक पोषण में। हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। किसका? तो 189 का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 190 नंबर पर दोस्तों। इसमें देखिए क्या पूछा गया है। कहा गया है, निम्न में से किस में होलोजाइक पोषण पाया जाता है? इन चारों में से किस में होलोजोइक पोषण पाया जाता है? तो 190 का सही आंसर होगा अमीबा। किस में पाया जाता है? तो अमीबा में, ठीक है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जीवों में पोषण विधि का चुनाव किस पर निर्भर करता है? जीवों में पोषण विधि का जो चुनाव है वो निर्भर करता है पोषक तत्व की आवश्यकता और संरचना के आधार पर। जीवों के पोषक तत्व की आवश्यकता और उनके संरचना के आधार पर ही दोस्तों पोषण विधि का चुनाव किया जाता है, अर्थात पोषण विधि का चुनाव निर्भर होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी याद रखेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भगवान ने इस संसार में अलग अलग जीव बनाया है, अलग अलग प्राणियों की रचना की है, और सभी प्राणियों को भोजन प्राप्त करने के लिए बाबू साधन दिए हैं। लेकिन इनके जो साधन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सभी प्राणियों का साधन एक जैसा नहीं होता। सभी प्राणियों का भोजन प्राप्त करने के जो साधन होते हैं वो दोस्तों अलग अलग होते हैं। अगर हमारे पास बाबू साधन है मुख, तो दूसरे प्राणी के पास भी साधन है मुख है, लेकिन दोस्तों तरीका कुछ और है। बताया समझ में? उनके मुख की गतिविधि कुछ और है। बताया समझ में? तो याद रखेंगे, जितने भी जीव अपना पोषण प्राप्त करने के लिए भोजन को प्राप्त करते हैं, तो दोस्तों इनका भोजन दोस्तों जो होता है वो इनके रचना, इनके शारीरिक ढांचा के आधार पर होता है। बताया समझ में? ठीक है? अपने बाबू संरचना के आधार पर, अपने शारीरिक गतिविधि के आधार पर क्या करते हैं? पोषण को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं आगे 192 नंबर में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, एकाकोशिकीय जीव कैसे पोषण करते हैं, बताइए। एकाकोशिकीय जीव कैसे पोषण करते हैं, बता बाबू। एकाकोशिकीय जीव पोषण जो है वो करते हैं अपने शरीर के संपूर्ण सतह से। बात आया समझ में। कोशिका की संपूर्ण सतह से एकाकोशिकीय जीव में पोषण की क्रिया होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता चुका है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कोशिका की संपूर्ण सतह से किसका पोषण होता है, तो एकाकोशिकीय जीव का। ठीक है, आप नहीं भूलिएगा। अब हम बात करते हैं 193 नंबर के सवाल में। कहा गया है स्वपोषी पौधे कैसे भोजन बनाते हैं, बताइए। स्वपोषी पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही स्वपोषी पेड़ पौधे या वृक्ष अपना भोजन तैयार करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, परजीवी पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं होता, क्योंकि परजीवी पौधे दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं, दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसलिए परजीवी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती और साथ ही उनके पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक बने, ठीक है, या फिर सहायता करें। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को ले लेना है। बोला गया है ना आंसर में, पत्तियां नहीं होती या क्लोरोफिल नहीं होता। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन परजीवी पौधे का उदाहरण है। परजीवी पौधे का उदाहरण बताना है आपको। तो परजीवी पौधा इसमें हो जाएगा अमरबेल। क्या होगा बाबू, अमरबेल। 195 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे, अमरबेल। अगला प्रश्न है 196 नंबर में, क्या बोला गया है बाबू इसमें, मशरूम में कौन सा पोषण पाया जाता है। मशरूम तो मृतजीवी पोषण, मैंने बताया ना, मशरूम यानी कि कवक क्या करता है, मरे हुए जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए मशरूम में पाया जाएगा मृतजीवी पोषण। तो 196 का सही आंसर होगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं 197 नंबर के सवाल में। देखिए 197 नंबर सवाल में कहा गया है बाबू, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से आवश्यक जो तत्व होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ये चार चीज़, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। अब क्या चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर 197 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 198 नंबर के सवाल में। देखो बाबू यहाँ पर 198 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। परिभाषा बताइए तो, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम चले 199 नंबर के सवाल में, तो दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, सुनिएगा। 199 नंबर सवाल में क्या बोला गया है, पर्णहरित किसमें पाया जाता है। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधों की कोशिकाओं का एक कोशिकांग है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के कोशिका का कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों क्लोरोप्लास्ट भी जो पेड़ पौधे हैं ना उनके शरीर के कोशिका के कोशिकांग है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 200 नंबर में, देखिए इसमें क्या कहा गया है 200 में। इसमें कहा गया है जो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधे नहीं कर सकते उन्हें क्या कहते हैं, तो परजीवी। परजीवी कहते हैं। यहाँ पर परजीवी नहीं है तो परपोषी लिख लेंगे। परपोषी कहते हैं क्योंकि वो अपना पोषण दूसरे पौधों के भोजन से प्राप्त करते हैं या फिर दूसरे पौधे से प्राप्त करते हैं। तो सही आंसर 200 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा सी, परपोषी सी में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 201 नंबर में। 201 नंबर सवाल है, मानव में कितने कृंतक दांत होते हैं, बताइए तो। मानव में कितने कृंतक दांत होते हैं, कृंतक दांत। कृंतक यहाँ पर बिंदु होगा, कृंतक यहाँ पर बिंदु,
ठीक है। मानव शरीर के मुख गुहिका में कितने दांत कृंतक वाले होते हैं? तो याद रखेंगे बाबू आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 201 का 8। कितने? तो 8 याद रखना, ठीक है। 8 गो कृंतक होता है, 4 गो ऊपर है 4 गो नीचे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 202 नंबर के सवाल में, देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कैनोनिज का क्या कार्य है? कैनोनिज यानी कि जो रदनक है ना, रदनक, इसको रदनक बोलते हैं, रदनक, इसको क्या बोलते हैं? रदनक। रदनक का क्या कार्य है? काटना। रदनक का कार्य है काटना। कृंतक का कार्य है काटना। फाड़ना कार्य है फाड़ना, फाड़ना। कृंतक का कार्य है काटना और जो रदनक है उसका काम है फाड़ना, ठीक है। जो कृंतक के बगल में ही रहता है, कृंतक के अगल बगल के जो दांत होते हैं उन्हें रदनक कहा जाता है। रदनक के बाद के जो दांत होते हैं उन्हें अग्रचर्वक कहा जाता है। अग्रचर्वक के बाद के जो दांत होते हैं उन्हें चर्वरक कहा जाता है। बताया समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अग्रचर्वक और चर्वक कौन कार्य, यहाँ पर कार्य पूछा गया है, बताइए तो बाबू। कहा गया है अग्रचर्वक और चर्वक का क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है? तो बाबू जो अग्रचर्वक है ना, अग्रचर्वक जो है उसका कार्य होता है, बाबू चबाना। क्या कार्य होता है? चबाना। और जो चर्वक है इसका भी कार्य होता है चबाना ही। तो दोनों का कार्य होता है एक ही, क्या? तो चबाना। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। यहां पर नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कौन से दांतों को अकल दांत कहा जाता है? यहाँ पर दांत होगा, गलती से हमने लिख दिया है दांत। क्या होगा? दांत, ठीक है। अक्ल दांत कहा जाता है। कौन से दांतों को अक्ल दांत कहा जाता है? तो 204 का करेक्ट आंसर होगा च्वर्णक। क्या होगा? च्वर्णक। च्वर्णक दांतों को ही अक्ल दांत कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, मैंने आप लोगों को क्या बताया था बाबू? अगर च्वर्णक ना, तो 204 का सही आंसर हो जाएगा हमारा अगर च्वर्णक। 204 का अगर च्वर्णक की च्वर्णक पिस्ता है ना, च्वर्णक है, पिस्ता है च्वर्णक, पिस्ता वो भी है, तो जानते हैं इसको ले लेना च्वर्णक को, च्वर्णक को, ठीक है। च्वर्णक, च्वर्णक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। आइए फटाफट अब हम बात करते हैं 205 नंबर के सवाल में। 205 नंबर सवाल में क्या कहा गया है? अकल दांत को किस प्रकार का अंग माना जाता है? फिर यहाँ पर दाढ़ लिखा गया है, दांत होगा, दांत। अकल दांत को किस प्रकार का अंग माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा युग्मित अंग। क्या होगा? युग्मित अंग। 205 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, अकल दांत को किस प्रकार का अंग माना जाता है? आवश्यक अंग, सजीव अंग, अवशिष्ट अंग। अवशिष्ट अंग कैसे होगा? अवशिष्ट अंग नहीं ना होगा। अकल दाढ़ को किस प्रकार का अंग माना जाता है? अवशिष्ट अंग नहीं होगा, युग्मित अंग, युग्मित अंग होगा। यहाँ पर युग्मित ले लेना बाबू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, युग्मित अंग, ठीक है, यही करेक्ट होगा। यहाँ पर बोला गया है 206 नंबर के सवाल में, दांत का वह भाग जो जबड़े में धंसा होता है क्या कहलाता है? मूल। बाबू दांत का जो भाग जबड़े में धंसा रहता है उसे मूल कहते हैं। दांत का जो भाग जबड़े से बाहर रहता है उसे कहते हैं शिखर, ठीक है। दांत का जो बाहरी हिस्सा है वो कहलाता है शिखर। दांत का जो आंतरिक हिस्सा है, दांत का जो हिस्सा जबड़े के अंदर रहता है उस हिस्से को कहा जाता है मूल। तो आपसे पूछा गया है दांत का वह भाग जो जबड़े में धंसा होता है, तो आप सभी बताना दोस्तों मूल। पूछा जाएगा दांत का वह भाग जो जबड़े से बाहर रहता है उसे कहा जाता है दोस्तों शिखर। क्या कहा जाता है? शिखर। तो करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोला गया है दांत का बाहरी कठोरतम भाग कौन सा होता है? दांत का बाहरी कठोरतम भाग कौन सा होता है? इनेमल।
दांत का बाहरी कठोरतम भाग होता है इनेमल, जो कि कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ठीक है बाबू, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दंतवलक। क्या होगा? दंतवलक। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दंतवलक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 208 नंबर में, देखिए आप लोगों के सामने प्रश्न है, दंतवलक के नीचे कौन सी रचना होती है? दंतवलक के नीचे कौन सी रचना होती है, आप सभी बताइए। तो सही आंसर 208 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर डेंटाइन होगा। दंतवलक के नीचे कौन सी रचना होती है? तो डेंटाइन। दोस्तों जब हम अच्छे से मुंह नहीं धोते हैं, अच्छे से अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं, तो बाबू हमारे भोजन के जो कण होते हैं वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं। जब हमारे दांतों में भोजन के कण फंस जाते हैं तो बैक्टीरिया को जन्म देते हैं, यानी कि छोटे छोटे जीवाणु उत्पन्न होते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं कि ये जीवाणु भोजन का कण खाकर अपना पोषण पूरा करते हैं और धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, दांतों को खोड़ करते हैं, दांतों को काफ़ी दोस्तों वो प्रभावित करते हैं, अर्थात काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारा दांत खोड़ हो जाता है, या फिर कभी कभी समस्या ऐसा आ जाता है कि दांत दोस्तों कबर कर गिरने लगते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर आपका होगा डेंटाइन। अगला प्रश्न है, दांत के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? तो मूल। भीतरी भाग को मूल कहा जाता है, बाहरी भाग को शिखर कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बोला गया है, मज्जा में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? इन चारों में से मज्जा में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? केवल लार, रक्तवाहिकाएं एवं तंत्रिकाएं, केवल कैल्शियम, या फिर केवल स्वाद कलिकाएं। सही आंसर क्या होगा 202 का? तो 202 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रिक्तिकाएं एवं तंत्रिकाएं। क्या होगा? रिक्तिकाएं एवं तंत्रिकाएं। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जानते हैं रिक्तिकाएं हम गलत बता रहे हैं, रिक्तिकाएं नहीं होगा बाबू, रक्तवाहिकाएं। रिक्तिका कैसे होगा? रिक्तिका मतलब खाली, रिक्तिका तो होगा ना, रक्तवाहिका याद रखेंगे, रक्तवाहिकाएं एवं तंत्रिकाएं। मज्जा में निम्नलिखित में से रक्तवाहिकाएं एवं तंत्रिकाएं ही उपस्थित होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं 211 नंबर के सवाल में। बोला गया है, दंत अस्थि क्षय का मुख्य कारण क्या है? दांत जब टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है, आपके पास भी बहुत सारे बाबू आपके पास भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे, ठीक है, चाहे आपने अगर किताब को पढ़ा होगा तो ऐसा प्रश्न आपने देखा होगा, तो आप बताइए तो जरा, दंत अस्थि क्षय का मुख्य कारण क्या है? जो दांत का हमारा भाग होता है ना, वाइट है, जब वो क्षय हो जाता है, वो जब नष्ट हो जाता है, तो उसके नष्ट होने का मुख्य कारण बताना है। तो कारण क्या है मुख्य? तो कारण है बाबू भोजन में प्रोटीन की कमी। दंत अस्थि क्षय का मुख्य कारण भोजन में प्रोटीन की कमी बिल्कुल भी नहीं। दांतों की सफाई ना करना, ठीक है, दांतों की सफाई ना करना। अगर आप रेगुलरली दांतों की सफाई ना करते हैं, रेगुलरली अगर आप दांत को नहीं धोते हैं, तो ऐसे में आपका दांत जीवाणुओं का शिकार हो सकता है, जीवाणुओं का घर बन सकता है, इसलिए आप सब याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को। अगला प्रश्न है 212 नंबर में, देखिए इसमें क्या बोला गया है, कौन से भोज्य पदार्थ दांतों पर सबसे अधिक चिपकते हैं? तो दोस्तों शर्करा युक्त, यानी कि यहाँ पर 212 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन? तो 212 का हो जाएगा शर्करिक, शर्करा युक्त ना, शर्करिक, शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ दांतों पर अधिक चिपकते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दंत पलाक बनता है, दंत पलाक किससे बनता है? तो बाबू कैल्शियम फास्फेट से। यहाँ पर कहीं पर क्या दिया है? कैल्शियम दिया है, आवासा देवे किया है। 213 का आप लोग यही ले लीजिए, 213 जानते हैं आप लोग, हाई ले लो। दंत पलक बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर जानते हैं, हाई ले लीजिए। यहाँ पर हमें लगता है कि सही आंसर हो जाएगा जीवाणु और खाद्य कणों से, इसी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यही होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। आइए फटाफट अब हम 214 नंबर के सवाल पर आने का प्रयास करते हैं जी। 214 नंबर सवाल में क्या कहा गया है? देखिए 214 नंबर सवाल क्या है बाबू, रुक के बताते हैं। जब दंत अस्थि क्षय बढ़ जाता है तो सबसे पहले प्रभावित होता है क्या? तो सबसे पहले प्रभावित होता है शिखर।
जो दांत का ऊपरी भाग है ना, जो बाबू जबड़े से बाहर रहता है, जो दिखाई देता है हमारे मुख में जब हम हंसते हैं तो वाइट वाइट जो दिखाई देता है ना, वही दांत का होता है शिखर। ठीक है, तो जब भी दांत में दोस्तों, जब भी दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है, जब भी दांत प्रभावित हो जाता है जीवाणुओं से, तो सबसे पहले क्षय किसका होता है? तो दांत के शिखर का ना, दांत के ऊपरी भाग का। धीरे 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 बाबू पूरा का पूरा दांत क्षय हो जाता है और फिर दांत में बाबू क्या करते हैं, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, वो क्या करते हैं, दांत में गड्ढा कर देते हैं और इतना लंबा गड्ढा करते हैं कि बाबू वो गड्ढा हमारे जबड़े तक पहुंच जाता है और जबड़े के तंत्रिका कोशिका को प्रभावित करता है। यही कोशिकाएं दोस्तों इतना प्रभावित होकर हमें इतना ज़्यादा, यही कोशिकाएं प्रभावित होकर हमें इतना ज़्यादा दर्द देती हैं कि हम उस दर्द को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। बात है समझ में? बहुत से लोग हैं ऐसे जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिनके दांत खराब हो जाते हैं, दांत में जब डायबिटीज हो जाता है, दांत में जीवाणु लग जाते हैं, दांत उनका खोड़ हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में बाबू उनको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो याद रखेंगे, दांत का जो बाहरी भाग होता है, जो शिखर वाला भाग होता है, वही बाबू प्रभावित होता है किसके कारण? तो अस्थि क्षय के कारण। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप सब याद रखेंगे। 214 का 215 में आते हैं। यहाँ पर 215 नंबर सवाल में है, स्वाद कलिकाएं कहाँ पाई जाती है? जीभ में जी, जीभ में, जीभ पर। 215 का राइट आंसर हो जाएगा जीभ पर। स्वाद कलिकाएं कहाँ पाई जाती है? जीभ पर। दोस्तों अगर आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन का स्वाद कौन बताता है? तो जीभ बताता है। जीभ ही बताता है कि भोजन खाने योग्य है या फिर नहीं है। बताया समझ में? इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई भोजन खाने योग्य नहीं रहता तो जीभ बता देता है कि इस भोजन को बिल्कुल भी अंदर ना लो, अन्यथा तुम बीमार पड़ सकते हो, अन्यथा तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खतरा का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जीभ का मुख्य कार्य नहीं है। इन चारों में से जीभ का मुख्य कार्य क्या नहीं है? भोजन को चबाना, भोजन को स्वाद बनाना, स्वाद करना ये है, भोजन को स्वाद करना ये है, भोजन को पचाना ये भी है, लार मिलाना ये भी है। तो दोस्तों 216 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा भोजन को पचाना। भोजन का पचाना नहीं होगा, भोजन को चबाना। जीभ का मुख्य कार्य नहीं है, भोजन को चबाना। दांत के साथ जीभ भी क्या होता है? जीभ भी भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भोजन को चबाने के साथ साथ बाबू जीभ का मुख्य कार्य नहीं है, यही पूछा है ना। जीभ का मुख्य कार्य नहीं है भोजन को पचाना, क्योंकि हमारे आमाशय में भोजन का पाचन होता है, दांत के माध्यम से भोजन का पाचन नहीं होता। दांत के माध्यम से भोजन छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन बिल्कुल भी दोस्तों दांत बिल्कुल भी भोजन को पचाता नहीं है। दांत की जीभ, जीभ ना जी, जीभ, अरे दांत हो के चाहे जीभ हो के, ये पचाता नहीं है, बस याद रखना। जीभ हो या दांत हो, पचाता नहीं है। बताया समझ में? चलिए, पचाने के काम कौन करता है? तो हमारे शरीर का बाबू जो पेट है ना, जो उधर है वही आमाशय, आमाशय से जुड़ा हुआ जो छोटी आंत है वो। ठीक है, अब हम 217 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए बाबू 217 नंबर सवाल देखिए और बताइए, तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। 217 नंबर सवाल का आंसर बताइए। 217 नंबर सवाल में कहा गया है, मुख गुहा के पीछे कौन सी रचना स्थित है? मुख गुहा के पीछे गरसिका वाली रचना स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर 217 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर गरसिका है ना, गरसनी ले लीजिए ना, गरसनी, गरसिका मत लीजिए, गरसनी ले लीजिए। ठीक ना, गरसनी को ही ग्रास नली कहा जाता है। मुख गुहा के पीछे गरसनी वाली रचना स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गरसिका क्या कहलाती है? गरसिका दोस्तों एक मार्ग होता है और यह मार्ग श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों के लिए बाबू होती है। ठीक है, गरसिका श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के लिए एक मार्ग उपलब्ध कराती है, लेकिन जब आप ग्रास नली बन जाइएगा तो वहाँ पर केवल आपको भोजन का कण ही देखने को मिलेगा। ग्रास नली के माध्यम से केवल भोजन के कण ही आगे जाते हैं। बात है समझ में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गरसिका नहीं, गरसनी होगा ना। मुख गुहा के पीछे गरसनी की रचना स्थित होती है।
इसमें का मैंने सही से बताया ना आप लोगों को, जीभ का मुख्य कार्य नहीं है तो भोजन का बाबू यहाँ पर पचाना ना, आप लोग इसी को ले लीजिएगा, ठीक है। भोजन को चबाना, बाबू केवल दांत से ही आपका भोजन नहीं चबाया जाता, भोजन को चबाने में आपका जीभ भी सहायता करता है। जो सजीव प्राणियों के जो जीभ होते हैं उनका जीभ भी दोस्तों भोजन को चबाने में सहायक होते हैं, भोजन के टुकड़ों को मिलाने में सहायक होते हैं। बात आया समझ में। इसलिए भोजन का चबाना, भोजन को स्वाद करना, लार मिलाना, ये बिल्कुल भी बाबू आपके किसी और पार्ट के काम नहीं है, किसी और जो अंग है उसका काम नहीं है, बल्कि किसका काम है तो जीभ का काम है। और जीभ का कौन सा काम नहीं है तो भोजन को पचाना, बस याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीचे, ग्रसनी किसका समान मार्ग है, ग्रसनी किसका समान मार्ग है तो आहार नाल का, किसका आहार नाल का। आहार नाल किससे जुड़ा है, ग्रसनी पूछा है ना, ग्रसनी अग्रसी का। यहाँ पर जानते हैं 218 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पाचन एवं श्वसन तंत्र दोनों। ग्रसनी पाचन एवं श्वसन तंत्र इन दोनों के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बाबू ग्रसनी से होकर ही भोजन आगे बढ़ता है, ग्रसनी से होकर ही जो हमारे शरीर में आने वाला जो गैस है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। जब हम सांस लेते हैं और सांस क्रिया के दौरान गैसों को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं तो ये गैस से ग्रसनी से होते हुए हमारे शरीर के फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। बात आया समझ में। और फिर यही ग्रसनी आगे जाकर दोस्तों बंद हो जाती है और यही ग्रसनी फिर आगे जाकर आहार नाल से जुड़ जाती है, ठीक है, जिसके माध्यम से भोजन उतर कर कहाँ जाता है तो हमारे शरीर के आमाशय में, ठीक है। आगे है, ग्रसिका की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है, ग्रसिका की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है तो 15 सेंटीमीटर, बस ग्रसिका की लंबाई कितनी होती है तो 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर 15 नहीं 10 सेंटीमीटर और होता है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर जी, ग्रसिका की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। बताया समझ में बाबू, समझना। देखिए जो हमारे शरीर के आमाशय से जुड़ा हुआ छोटी आंत का जो पहला भाग है ग्रसनी नहीं, जो बाबू छोटी आंत का पहला भाग कौन है, ग्रहणी, याद रखना ग्रहणी। छोटी आंत का पहला भाग कौन है, छोटी आंत 3 भागों में विभाजित है, जिसमें पहला है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है दोस्तों इलियम, ठीक है। छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र का छोटी आंत 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला ग्रहणी है, दूसरा है दोस्तों जेजुनम और तीसरा है इलियम। तो ग्रहणी और ग्रसिका इन दोनों की लंबाई सेम होती है, अलग अलग नहीं होती। ग्रहणी की लंबाई कितनी होती है, ग्रहणी की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर और इतना ही लंबाई होती है ग्रसिका का भी, ग्रसिका का भी इतना ही लंबाई होता है, कितना तो 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। क्योंकि ग्रसिका क्या करता है, ग्रसिका पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। बाबू ग्रसिका का काम कहाँ तक संपन्न होता है, श्वसन तंत्र के लिए तो फेफड़ों तक। श्वसन तंत्र के लिए ग्रसिका का जो काम है वो दोस्तों फेफड़ों तक ही सीमित रहता है, और उसके बाद ये ग्रसिका आगे ग्रासनली के रूप में परिवर्तित हो जाती है और ग्रासनली के रूप में परिवर्तित होकर भोजन के कणों को आमाशय तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करती है। बात आया समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ग्रसिका किस प्रकार की गति से भोजन को आगे ढकेलती है, तो यहाँ पर होगा क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति। दोस्तों जो ग्रासनली होता है ना, ग्रासनली वो बाबू फैलता और सिकुड़ता है, ठीक है। जब भोजन ग्रासनली में प्रवेश करता है तो ग्रासनली फैलती है, और जब भोजन आगे बढ़ता है तो जो फैला हुआ भाग होता है वो फिर से सिकुड़ जाता है, और फिर आगे जो सिकुड़ा हुआ भाग होता है वो फिर से फैल जाता है, किसके आने से तो भोजन के कण के आने से, ठीक है। भोजन के कण के आने से ग्रासनली का जो पाइप होता है, जो वाहिका होती है वो फैलती है, और जैसे ही भोजन आगे बढ़ता है तो वाहिका फिर पीछे से सिकुड़ जाती है, यानी कि क्रमाकुंचन गति होता है, फैलना सिकुड़ना फिर फैलना फिर सिकुड़ना, बार बार फैलने सिकुड़ने की गति को ही क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। इस गति के कारण ही भोजन के जो कण होते हैं, भोजन के जो टुकड़े होते हैं वो दोस्तों हमारे शरीर के ग्रासनली से होते हुए आमाशय तक पहुंचते हैं। बात आया समझ में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी क्रमाकुंचन गति या फिर क्रमाकुंचक गति, यहाँ पर बिंदु होगा क्रमाकुंचक गति, ठीक है। आइए
221 नंबर के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर बोला गया है भोजन को आमाशय तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है। भोजन को आमाशय तक पहुँचाने का कार्य करता है ग्रसिका। क्या करता है? ग्रसिका, यानी कि ग्रास नली। ग्रास नली बाबू याद रखेंगे, ठीक है, ठीक ना, ग्रास नली आप सब याद रखेंगे, ग्रास नली करता है। कोना में थे, भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो ग्रसिका। बताया ना मैंने आप लोगों को। 221 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 221 के बाद 222 नंबर सवाल है। 222 नंबर सवाल में कहा गया है मनुष्य का आमाशय किस आकार का होता है? यू आकार का जी, ठीक है। मनुष्य का जो आमाशय होता है वो कैसा होता है बाबू? मनुष्य का जो आमाशय होता है वो यू आकार का नहीं होता है। यू आकार का तो बाबू यू आकार का नहीं होता है। और मनुष्य का आमाशय यू आकार का नहीं होता है। मनुष्य का आकाशय जी आकार का होता है। जी आकार का, जी आकार का ना, जी आकार का होता है। बात को ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसे होता है, ऐसे 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 होता है मनुष्य का आमाशय। बताया समझ में? तो यहाँ पर ग्रास नली कनेक्ट रहता है और यहाँ पर छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी कनेक्ट रहता है और हाई है यू के जैसा, देख सकते हैं यू के जैसा है ना। तो आमाशय की जो आकृति है यू नहीं जे के जैसा, यू नहीं ऐसे है ना, ऐसे, तो जे के जैसा देख सकते हैं, जे के जैसा। मनुष्य का आमाशय जो है वो जे आकार का है। 222 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी ना, याद रखेंगे आप सभी। अगले नंबर के सवाल में आते हैं। 223 नंबर के सवाल में कहा गया है आमाशय शरीर के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों आमाशय जो है वो शरीर के जिस भाग में स्थित है उस भाग का नाम जो है वो है दोस्तों क्या? तो वो है उदर गुहा, यानी उदर गुहा के बाई ओर, उदर गुहा के बाई ओर स्थित है। आमाशय हमारे शरीर के उदर गुहा के बाई ओर स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आमाशय के अगले भाग को क्या कहते हैं? आमाशय के अगले भाग को क्या कहते हैं जी? तो आमाशय का जो अगला भाग है वो कहलाता है पाइलोरिक। क्या कहलाता है? पाइलोरिक, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप सब याद रखेंगे। पाइलोरिक में ही भोजन का पाचन होता है, आप सब याद रखेंगे। पाइलोरिक में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। अगला प्रश्न है आमाशय के पिछले भाग को क्या कहते हैं? आमाशय के पिछले भाग को क्या कहते हैं? तो 225 का करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्गमी आमाशय। क्या होगा? निर्गमी आमाशय, निर्गमी आमाशय कहते हैं, ठीक है, जिसमें भोजन का पचा हुआ जो भाग है वही दोस्तों बाहर निकलता है, ठीक है। और निकल कर कहाँ जाता है? छोटी आंत में। किस रूप में? तो काइम के रूप में, ठीक है। काइम या फिर चाइम बोल सकते हैं, काइम या फिर आप चाइम बोल सकते हैं। चाइम के रूप में निकल कर छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा निर्गमी आमाशय, ठीक है। यह निर्गमी आमाशय कहाँ खुलता है? तो छोटी आंत के पहले भाग यानी कि ग्रहणी में खुलता है। यहाँ पर बोला गया है जठराग्नि में कौन सा छेद पाया जाता है? जठराग्नि में कौन सा छेद पाया जाता है? तो सही आंसर होगा ग्रहणी का। किसका? ग्रहणी का, जो कि छोटी आंत का एक भाग होता है। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग ग्रहणी होता है। 226 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आप सब याद रखेंगे। अगला प्रश्न है जठर ग्रंथियों में कुल कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? जठर ग्रंथियों में कुल कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो 227 का करेक्ट आंसर होगा तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। बताया समझ में? किसमें? तो जठर ग्रंथियों में, यानी कि आमाशय के उदर गुहा में, आमाशय में, याद रखो ना, आमाशय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पेप्टिक कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? पेप्टिक कोशिकाओं का मुख्य कार्य बताना है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर 228 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाचक रस उत्पन्न करना है। आमाशय के जो पेप्टिक कोशिकाएं हैं वो क्या करते हैं कि पाचक रस उत्पन्न करते हैं, जिससे भोजन का पाचन होता है। भोजन और भी अपने सरल अवयवों में टूट जाता है। तो राइट आंसर 228 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है ऑक्सेंटिक कोशिकाएं किसका उत्पादन करती हैं? ऑक्सेंटिक कोशिकाएं किसका उत्पादन करती है? तो 229 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। जो
जो ऑक्सीडेंट कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैदा करती हैं, जिसके माध्यम से भोजन में जो भी अशुद्ध पदार्थ होते हैं, भोजन में जो भी जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। किसके प्रभाव से? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से। बताया समझ में आप लोगों को? ठीक है। अगर आप गंदे पदार्थ भी अपने शरीर में डाल लेते हैं तो बाबू गंदे पदार्थ में जो जीवाणु होते हैं उनका वहाँ पर जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, श्लेष्म स्रावी कोशिकाओं का कार्य क्या है? श्लेष्म यानी कि श्लेष्मा स्रावी कोशिकाओं का कार्य क्या है? श्लेष्मा का उत्पादन करना। 230 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कहा गया है आमाशय भोजन को किस प्रक्रिया द्वारा मथता है? तो मंथन प्रक्रिया के द्वारा। 231 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मंथन प्रक्रिया के द्वारा ही आमाशय भोजन को मथता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ना। अगला प्रश्न है बाबू, पाइलोरिक आमाशय किससे जुड़ा होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ग्रसिका से। किससे? ग्रसिका नहीं जी, ग्रहणी से ना। छोटी आंत ले लो, छोटी आंत से जुड़ा होता है। 232 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी से जुड़ा होता है। ठीक है। 233 नंबर सवाल में है, छोटी आंत की कुल लंबाई कितनी होती है? तो याद रखेंगे छोटी आंत की जो कुल लंबाई होती है वो होती है दोस्तों कितना? तो 6 मीटर। कितना? 6 मीटर। याद रखेंगे 6 मीटर होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सब याद रखेंगे बाबू। देखिए जो ग्रहणी होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है, मैंने बताया आप लोगों को। और छोटी आंत का जो दूसरा भाग है जेजुनम वो होता है 2.5 मीटर का। और छोटी आंत का जो तीसरा भाग होता है इलियम वो होता है 3.5 मीटर का। तो 3.5 2.5 कितना हो गया? 6 मीटर। 25 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, यानी कि टोटल 6 मीटर 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है। किसका? तो बाबू छोटी आंत का। बताया समझ में? लेकिन 6 मीटर दिया है तो आप 6 मीटर ही लेना। यहाँ पर अगला प्रश्न है 234 नंबर सवाल में, छोटी आंत का प्रारंभिक भाग कौन सा है? छोटी आंत का प्रारंभिक भाग जो है वो है ग्रहणी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ग्रहणी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ग्रहणी से होते हुए ही आमाशय का जो भोजन है वो छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो 234 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 235 नंबर में, ग्रहणी की आकृति कैसी होती है? ग्रहणी की आकृति कैसी होती है? तो 235 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी आकार की। सी आकार की होती है बाबू ना। ग्रहणी की आकृति कैसी होती है? तो सी आकार की। ऐसे रहता है ग्रहणी, ऐसे ऐसे ना। तो इसकी आकृति कैसा है? तो सी के जैसा है। देख सकते हैं सी के जैसा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी आकार का होता है और सी इसका ऑप्शन भी है। 236 नंबर सवाल में कहा गया है, ग्रहणी में कौन से अंग की नलियां खुलती है? ग्रहणी में कौन से अंग की नलियां खुलती है? तो सही आंसर यहाँ पर 236 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यकृत और अग्नाशय। ग्रहणी में यहाँ पर बोला गया है ग्रहणी में कौन से अंग की नलियां खुलती है? तो यकृत और अग्नाशय का। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 237 नंबर में दोस्तों, शोषांत्र की अनुमानित लंबाई कितनी है? शोषांत्र यानी कि जेजुनम को ही हिंदी में कहा जाता है शोषांत्र, जो कि छोटी आंत का दूसरा भाग है। छोटी आंत का दूसरा भाग क्या है? तो शोषांत्र है ना। इसको इंग्लिश में जेजुनम कहते हैं। तो कितना होता है इसकी लंबाई? तो 2.5 मीटर। कितना? 2.5 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 237 का। आप सब याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्षुधांत्र क्या है? क्षुधांत्र बाबू छोटी कोशिका का अंतिम भाग है जिसकी लंबाई होती है 3.5 मीटर। बोला गया है क्षुधांत्र किस प्रकार की रचना होती है? तो कुंडलित। कैसी रचना होती है? कुंडलित। पतली भित्ति वाली कुंडलित, पतली भित्ति वाली एवं कुंडलित रचना होती है। कौन? तो क्षुधांत्र। ठीक है, क्षुधांत्र की रचना पतली भित्ति वाली एवं कुंडलित होती है, इसलिए 238 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर उदर किसके कार्य में सहायक होते हैं? यहाँ पर बताया गया है उदर किसके कार्य में सहायक होते हैं, जिसको अंग्रेजी में बिली कहते हैं। किसके कार्य में सहायक होते हैं? तो अवशोषण। 239 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अवशोषण के कार्य में सहायक होते हैं। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे।
इसको बाबू जानते हैं उदर्द को क्या कहा जाता है? उदर्द ना ये जुड़ा होता है, जानते हैं किससे? बड़ी आंत से। ये बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यह किस में सहायक होता है? तो अवशोषण में सहायक होता है। आप सब याद रखेंगे। बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग है कौन? तो उदर्द। आप लोग याद रखेंगे। 240 नंबर सवाल है, लीबर कुनका क्रिप्टस कहाँ पाए जाते हैं? लीबर कुनका क्रिप्टस कहाँ पाए जाते हैं? ग्रहणी में, यकृत में, अग्नाशय में, छोटी आंत में। तो 240 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। डी होगा जी, छोटी आंत में। लीबर कुनका क्रिप्टस पाए जाते हैं छोटी आंत में, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को इस वीडियो में टोटल आपके पोषण वाले भाग से संबंधित टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को यदि आपने बिल्कुल भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।